हेलो डीसी फैमिली। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम लोगों के ऑनलाइन चैनल में। आज आप लोग परेशान मत होइएगा, आज हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आज मैं कुछ आपको नया नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि अभी जो पिछली क्लासेस हुई हैं उन पिछली क्लासेस में मैंने आपके कमेंट्स को पर्सनली देखा, रिव्यू किया। तो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। उन लोगों को जनवरी में एग्जाम देना है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे करेंगे, पेपर कैसे जाएगा, और रैंक लानी है, बिल्कुल रैंक लेकर के आनी है। रैंक के लिए हम लोग जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने। केवल पास होना टारगेट नहीं, अच्छे मार्क्स को स्कोर करना भी टारगेट है, रैंक लाना भी हमारे। तो हम लोगों ने टारगेट्स इतने हाई बेंचमार्क के सेट किए हैं, तो उसका थोड़ा बहुत प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज्यादा प्रेशर लेना वो खतरनाक होता है। ठीक है, तो आज स्पेशली आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक वार्म अप सेशन रखा है, ताकि कैसे हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और कैसे जोश के साथ में हम लोग सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने आप खुद को कॉन्फिडेंट रखना। आप यकीन मानो, आप बहुत हिम्मती हो, आपके अंदर अंदर से बहुत ज्यादा हिम्मत है। ये बात मैं बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्वेल्थ के बाद में हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि उनको सीए करना है, लेकिन आपने वो हिम्मत दिखाई है कि ट्वेल्थ के बाद में कि मेरे को सीए करना है। सीए जैसे नोबेल प्रोफेशन को आपने ऑप्ट किया है, सीए जैसे टफ प्रोफेशन को आपने ऑप्ट किया है, तो इसका मतलब ये तो है कि सल्यूट है आप लोगों को, जो आपके अंदर इतनी हिम्मत है और ऐसे प्रोफेशन को आपने ऑप्ट किया है। लेकिन सीए प्रोफेशन को ऑप्ट किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज और, सीए को अपने अंदर फील करिए, सीए को अपने अंदर महसूस करिए। आपने इस नोबेल प्रोफेशन को ऑप्ट किया है, कितने ही लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। आज की डेट में सीए की क्या रेपुटेशन होती है आप बहुत अच्छे से जानते हो। जब नाम के आगे सीएस सीए लगता है ना, जो प्रीफिक्स है सीए का वो लगता है ना, तो अलग ही बात आती है। तो सबसे पहले अपने अंदर से वो फील करना जरूरी है कि हम सीए कर रहे हैं और हम 100% सीए बनेंगे ही बनेंगे। हमें विड्रॉ नहीं करना है, हम 100% फ्यूचर के सीए। तो पहली चीज, अपने करेक्टर के अंदर लेकर के आओ, अपने आप को महसूस करो आज से ही। बात करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, ये अभी से जब आप डेवलप करोगे ना, तो आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं होगी। वरना होता क्या है कि अब बच्चे हैं, पता चला शर्ट के बटन खुले हुए हैं, ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। नहीं, ये कभी भी सीए की पर्सनालिटी को देखा है? अपने अंदर से आपको फील करना होगा कि मैं सीए कर रहा हूं। आपकी बातों में, आपकी सोच में वो मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए, और ये चीज धीमे धीमे करके आएगी, रातों रात बिल्कुल नहीं आती। लेकिन थोड़ा सा अपने लिए जब ये सोचोगे ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, अपने आप के ऊपर प्राउड फील होगा कि यार इतने नोबेल प्रोफेशन को ऑप्ट किया। आप सोचो कितने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए आज के समय में, सोचो कितने बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं। कुमार मंगलम बिरला, लेट अरुण जेटली, ठीक, और पीयूष गोयल, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये सब सीए। आप लोग एक टीवी सीरियल है, आप लोग देखते होंगे, मोस्टली लोग देखते हैं, मोस्टली घरों पे चलता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर है पोपटलाल, जिसकी शादी नहीं हो पा रही, वो अपनी शादी के लिए परेशान रहता है। बाय प्रोफेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही सीए, वो सीए। राहुल द्रविड़, हमारे देश में उसको वॉल ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट की दीवार, उसको आउट करना पॉसिबल नहीं था, उसने सीए ऑप्ट किया, सीए की प्रिपरेशन करी क्रिकेट स्टार्ट करने से पहले, लेकिन उसने हालांकि बीच में विड्रॉ कर दिया था, तो वो क्रिकेट में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन तो भी आप सोचो कितने फेमस लोगों ने सीए किया, और उन लोगों ने भी वहीं से स्टार्टिंग करी जहां से आप कर रहे हो। उन लोगों ने भी वही प्रेशर फेस किया जो आज आप कर रहे हो। तो आप सोचो कि अपने आप को कंपेयर करो उन लोगों के साथ में, और आप लोग फिर भी प्रिविलेज्ड। क्यों? क्योंकि जिस समय उन लोगों ने किया, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी,
उनको बूस्टअप करने वाला कोई नहीं था, उनके पास ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब के वीडियोस, ये सब कुछ नहीं था, इतने स्टडी मटेरियल नहीं थे, गूगल नहीं था, आपके पास में सब कुछ है। तो 100% हम लोग उनसे बेहतर हैं, उनसे अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, ऑप्शंस हैं, चीजें हैं। तो अपने अंदर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, सेल्फ बिलीव, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो कि आज की तारीख में हमने इतने नोबल प्रोफेशन को ऑप्ट किया है तो 100% हमें सीए बन के ही निकलना है। हम किसी भी हालत में विड्रॉ नहीं करेंगे, हम किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं। अपने बेंचमार्क सेट करिए, अपने बेंचमार्क को हाई सेट करिए, हमें रैंक लेकर के आनी है। अच्छे पास तो हो ही जाएंगे, डेफिनेटली पास हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स के साथ में, रैंक के साथ में पास होंगे। तो बेंचमार्क एक हाई होता है ना, तो अपने आप चीजें बेहतर होती हैं। अब वही स्टूडेंट है जो 40 नंबर के लिए जाता है, 50 नंबर के लिए जाता है, वो गड़बड़ है। 50 के लिए जाओगे तो 30 आएंगे, 35 आएंगे, 100 में से 95 के लिए जाओगे, 90 के लिए जाओगे, तब आएंगे 75, 80% और 100% आएंगे। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो इतना अपने अंदर विश्वास रखो, भरोसा रखो कि 100% होगा ही होगा। ठीक है? अब आप सोचोगे सर कह तो रहे कि मेरे को भरोसा है, मेरे को विश्वास है, इतना नोबल प्रोफेशन के लिए तैयारी कैसे करें? अब बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो इसी चीज को लेकर के आए कि सर तैयारी कैसे करें, नोट्स सफिशिएंट हैं, कैसे करें, क्या इतनी पढ़ाई से हो जाएगा? 100% होगा, 100% होगा। मैंने आपको बोला था ना, अपना दिमाग मत चलाना, जैसा हम लोग कहें आप उसी रूल को फॉलो करो, 100% एग्जाम क्रैक करोगे। देखो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आईसीएआई के मॉड्यूल से ज्यादा है, कम नहीं है। आईसीएआई का जो मॉड्यूल है, उसकी जो बुक है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये तो 200% है कि जो मॉड्यूल है ना वो बाइबल है, इस दुनिया की सारी, जैसे गीता है ना, गीता, कुरान, ये सब जो होली बुक्स हैं, इसमें क्या है, इसमें दुनिया की हर प्रॉब्लम का समाधान दिया हुआ है। उसी तरीके से जो आईसीआई का मॉड्यूल है वो भी गीता की तरह से है, वो भी कुरान की तरह से है, वो भी बाइबल की तरीके से है। उसमें भी इस दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान दिया हो, यानी कि जो पेपर आपका आएगा वो मॉड्यूल में जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, जितना भी कंटेंट है, उसी से ही आएगा। जितनी चीजें मॉड्यूल में दी गई हैं उसी से ही आएंगी। एटलीस्ट 95% पेपर तो आता है, 2-4% पेपर हो सकता है आउट ऑफ बॉक्स दे दें स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक करने के लिए, वरना मोस्टली पेपर जो है वो आपका मॉड्यूल से ही आएगा। आप यकीन मानो, मॉड्यूल का एक एक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है और हम लोग कवर करेंगे। किसी भी चीज को छोड़ करके नहीं जाना है, हर एक चीज को कवर अप करके जाएंगे। जब हर एक चीज को हम लोग कवर अप करके जाएंगे तो पेपर में इससे ज्यादा थोड़ा ना पूछा जाएगा। मेरी सबको बात समझ में आ रही है ना? हर एक चीज हम लोग कवर अप करेंगे, किसी भी पॉइंट को हम लोगों को छोड़ना नहीं है। कुछ एक स्पेशल ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज की तारीख में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क चलता है। स्टूडेंट क्या करता है कि केवल पढ़ाई पे फोकस करता है, रटने पे फोकस करता है। आपको इस पे नहीं जाना है एक्सक्यूज मी, आपको रटने पे नहीं जाना है। आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। हर एक टॉपिक का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लॉजिक हमको क्लियर होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है ना, तो आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं है। आपके मन में हमेशा ये आएगा कि मेरी तैयारी बेस्ट चल रही है। जितना बेहतर रिवीजन करोगे, जितना अच्छे से रिवीजन करोगे, जैसे मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं ना कि जब अगली क्लास लो तो पिछली वाली क्लास को रिवाइज जरूर करो। 100% ये नियम बना लो अपनी लाइफ का कि अगली क्लास लेने के लिए आएंगे तो पिछली वाली क्लास हम लोग रिवाइज जरूर करेंगे। और देखो, कुछ कुछ कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूं जैसे अगर मान लेते हैं कि कभी आपने ये गौर किया है कि जैसे लॉ का एग्जाम लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि लॉ के पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? जो लॉ का एग्जाम होता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? उस क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कुछ क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होते हैं, इसका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ऐसे करके आते हैं। तो जो ओवरऑल क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन, पार्ट, सब पार्ट, इन सबको मिला करके लगभग
23 से 24 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरह से सोचना है, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए टोटल मिलाकर के 23 से 24 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और टाइम आपको कितना मिलता है, यानी कि आवर्स जो हैं वो टोटल आपको कितने मिलते हैं, वो मिलते हैं 180 मिनट्स। इसको आवर्स में मत मानिए, इसको हमेशा मिनट्स में कैलकुलेट किया जाता है। यानी आपको टोटल मिलते हैं 180 मिनट्स और 180 मिनट्स में आपको 23 से 24 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें से अगर हम देखें कि पर क्वेश्चन, इसमें अगर हम देखें कि पर क्वेश्चन हमको कितना टाइम मिल रहा है, तो लगभग लगभग 8 मिनट के आसपास, 8 मिनट से भी थोड़ा सा कमी होगा, यानी 8 मिनट हमको एक क्वेश्चन में मिल रहा है। ठीक, अब समझिए कि इसमें से 23 से 24 क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से टेक्निकल होंगे, जो बहुत डिटेल में पूछे गए होंगे, या जिसकी हो सकता है कि जो ड्राफ्टिंग हो, जो आंसर की लेंथ हो वो ज्यादा हो। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए पर क्वेश्चन। 10 मिनट में एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो सोचो अगर हम मैक्सिमम लेकर के चलते हैं, ठीक है, तैयारी हमेशा मैक्सिमम की करनी चाहिए, मिनिमम की नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम 6 क्वेश्चन लेकर के चले और 10 मिनट हमको एक क्वेश्चन में लगा, तो मेरे कितने टोटल मिनट्स लग गए, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में हम कितने क्वेश्चन कर पाए, 6 क्वेश्चन कर पाए। अब मेरे बचे टोटल कितने, अगर 24 क्वेश्चन है, ठीक है, और 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तो बचे कितने, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बचे हैं। अब टाइम मेरे पास में कितना बचा, 180 मिनट का लग रहा था, 60 मिनट मेरे खर्च हो चुके हैं, अब बचा कितना, 120 मिनट। ठीक है, 18 क्वेश्चन बचे हैं और 120 मिनट का समय है। तो अगर ऑलमोस्ट, और देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आपका पेपर जनवरी में होगा, ठीक है, तो जनवरी में जैसे ठंड बहुत पड़ेगी, अब पता चला सर्दी लग रही है, हाथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हाथ को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं उनको प्यास बहुत लगती है, घबराहट की वजह से प्यास लग रही, तो पता चला 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में उन्होंने 6 बार पानी पिया, 3 घंटे में 6 बार पानी पिया, नहीं हर आधे घंटे में उनको प्यास लग रही है। अब आप चेयर पर बैठे हुए हो, आप झुकोगे, अपनी बोतल उठाओगे, उसका कैप खोलोगे, 2-4 घूंट पानी पियोगे, फिर कैप बंद करोगे, फिर नीचे रखोगे, तो गिरी से गिरी हालत में 2 मिनट का समय लगा या 1 मिनट का भी समय लगा आपको, 1 मिनट का समय मान लेते हैं लग गया। अब 1 मिनट का समय लगा और 6 बार आपने किया, यानी आपके 6 मिनट चले गए। 6 मिनट का मतलब एक क्वेश्चन आपका चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब पता चला, अब आप सॉल्व करने बैठे हो, थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट ने पीछे से बोल दिया कि मैम यस सर, बी कॉपी। अब आपकी हालत खराब, यार यहां तो अभी 6 पेज मैं लिख पाया हूं, ये तो बी कॉपी मांग रहा है, आधा दिमाग उसने डाइवर्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से फैक्टर्स होते हैं जो सीधे हम लोग उसका सामना करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हम लोग अभी से ही उसकी तैयारी करके जाएंगे कि इन सब चीजों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए 18 क्वेश्चन में 120 मिनट का आपके पास में समय बचा, तो एक क्वेश्चन में आपको कितने मिनट का समय बचा, लगभग लगभग, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, लगभग लगभग 6.5 मिनट, लेकिन हम उसको 6 मिनट मान करके चलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 6 मिनट का समय है। और देखो रैंक लानी है, अच्छा स्कोर करना है, 80% के लिए अगर जाना है, तो उस सिचुएशन में पहला स्टेप आपका यही होगा कि 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके आना है। 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके जाना है। 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जब हमारी प्रैक्टिस इस लेवल की होगी कि हम एक क्वेश्चन 6 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को अगर हम 6 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो तब जा करके हम पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसके लिए करना क्या होगा वो भी मैं आपको केवल प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं। सोचोगे कि सर यहां पर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आए थे, ये तो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा। ठीक है, जब हमें ऊपर जाना है तो थोड़ा सा झुकना भी तो पड़ेगा, झुक करके जंप लगाएंगे तो ज्यादा ऊपर तक जाएंगे, है ना। देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 6 मिनट लग रहा है, और आज की तारीख में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि आपको 10 से 12 मिनट लगे, लेकिन घबराना नहीं है। आपको बस एक काम करना है,
पर डे, डेली बेसिस पर, हर एक दिन एक ये नियम बना लो। क्या नियम आपको बनाना है? नियम ये बनाना है कम से कम 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे हम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। डेली 2 घंटे, जैसे बाकी सारे काम करते हो ना, आज आप अपना टाइम टेबल सेट करते हो, आज अकाउंट्स पढ़नी है, इको पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, लॉ पढ़नी है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे टीवी देखना है, इतने बजे रील्स देखनी है, ये सब कुछ करते हो। उसी तरीके से एक नियम बना लो कि डेली 2 घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे आपको लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर चली जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिशें होने लगे, घर में गेस्ट आ गए, कहीं शादी में जाना है, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 2 घंटे हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी। कड़वी दवाई है लेकिन 100% फायदा देगी आपको। डेली का ये नियम बनाइए। अब इसको करना कैसे है? आपके पास स्कैनर होंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, या जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा कि इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको आपको सॉल्व करना है घर पे। घर पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर कभी भी क्वेश्चन लिखना सॉल्व करो, हमेशा देखो कितने बजे स्टार्ट कर रहे हो और फिर लिखते चलो। जैसे ही आखिरी में फुल स्टॉप लगाओ, फिर टाइम देखो कितना टाइम हुआ। अब पता चला कि जब आप आज की तारीख से अगर आप शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे आपको 10 मिनट लगा, लेकिन परेशान मत होना, कल करोगे कल भी 10 मिनट लगेगा, परसों करोगे परसों भी 10 मिनट लगेगा, लेकिन जब नरसों करोगे ना तो वो 10 का हो जाएगा 8, 8:30। फिर 3 दिन बाद करोगे तो वो 8:30 का आ जाएगा 7, फिर 3 दिन बाद करोगे तो वो 7 का आ जाएगा 6, और अच्छे से प्रैक्टिस करी ना तो ये तो 6 मिनट ये मैक्सिमम है। आप 5 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज ये चीज अगर आपने लगातार 20 दिनों तक किया, मैं इसकी श्योरिटी देता हूं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में आपको यह पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। मेरी बात समझ में आई? अभी हम लोग राइटिंग क्वेश्चंस को कैसे, क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे ड्राफ्ट करना है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, यानी कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, इसकी एक हम लोग सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोग ये चीज करिए। और बेसिक चीज तो पता ही है ना कि अगर केस स्टडी को सॉल्व करना है तो पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट्स और फिर डिसीजन। 3 पैराग्राफ में एक स्टैंडर्ड जो आंसर है वो 3 पैरा में होता है। पहले प्रोविजन, फैक्ट्स और डिसीजन। डिसीजन हमेशा 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होता। फैक्ट्स में क्या होता है? फैक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उस केस स्टडी में देखे हैं, यानी आपके दिमाग में कैसे ही आया, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये कैसे आया कि इसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कुछ पॉइंट्स को देख करके तो आया होगा। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको फैक्ट्स में लिखना है। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पूरे एक्ट का नाम, हमेशा प्रोविजन की स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, ठीक है। तो जो भी एक्ट है उसमें जो भी प्रोविजन लिखा है वो लिखना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? प्रोविजंस को आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, अच्छा रहेगा। और देखो बहुत ज्यादा अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स का मैंने मैसेज देखा, उन्होंने बोला था कि सर हम लोग हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं और पेपर इंग्लिश में दे रहे हैं, उसमें बिल्कुल परेशान मत हो। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर होती है ना तो उसको इग्नोर किया जाता है। बस जो आप लिख रहे हो उसका मतलब समझ में आना चाहिए, आपकी सोच समझ में आनी चाहिए कि आप बताना क्या चाह रहे हो। मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो जो आप आंसर दोगे वही तो दोगे ना जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो जो लिख रहे हो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो इस वजह से स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग एक काम जरूर करेंगे कि जो भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी कभी अपने मन से बना करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अपने मन से बना करके अगर आप लिख भी रहे हो चलो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लीगल वर्ड्स को यूज करिए, ठीक। दूसरी चीज, अगर अपने मन से बना करके लिख रहे हो तो एक बार उसको पढ़ जरूर लो लिखने के बाद में कि जो मैंने लिखा है वो मुझको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तुमको समझ में आएगा तभी तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। दूसरी चीज देखिए, पूरी की पूरी बुक तो याद नहीं हो सकती, पूरा का पूरा कंटेंट तो याद नहीं हो सकता, रट तो सकते नहीं हो पूरी की पूरी बुक घोल करके पी गए, कुछ थोड़ा बहुत तो अपने मन से बना करके लिख सकते हो, उतना चल जाएगा। बेस्ट रेशियो होता है 70:30 का, यानी 70% बुकिश
और 30% आप अपने मन से बना करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके लिख सकते हो। लेकिन अगर 60-40 भी है तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जामिनर को यह समझ में आना चाहिए कि आप उसको क्या बताना चाहते हो। इसका प्रेशर अपने ऊपर मत लो। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर होती है तो वो चल जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको आज ही से ही स्टार्ट करनी है विद टाइमिंग। हमें अपनी कोशिश इस तरीके से करनी है कि एग्जाम से पहले 5 मिनट में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हर कोई नहीं करता है, हर कोई इतना कैलकुलेशन लेकर के नहीं चल करता है। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताया ना, इतने ही क्वेश्चन होंगे, उतना ही टाइम मिलेगा। लेकिन आपको वो स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि हम पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। 100 में से 100 का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, 10 नंबर का अगर गलत भी हो गया, 90 नंबर का तो सही है, 90 में से 70-75 पक्का मिलेंगे। और जब 75 हम लोग स्कोर कर सकते हैं तो हम लोग 50 के लिए क्यों जाएं? आना सब कुछ वही है जो हमने पढ़ा हुआ है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आना सब कुछ वही है जो हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है। नोट्स में कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, पूरा का पूरा जितने भी मॉड्यूल के जितने भी कंटेंट है सब कुछ कवर है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है? और हाँ, क्लास में जब भी मैं आपको नोट से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो घर पे जाने के बाद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता रहा हूं, केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, क्लास लेने के बाद में आप एक बार मॉड्यूल जरूर उठाओ और जो मैंने पढ़ाया है उसको मॉड्यूल से जरूर कंपेयर करो। देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर से कोई चीज छूट गई हो। भाई मैं भी तो इंसान हूं, कभी कभी गलती मेरे से भी हो सकती है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कोई भी चीज ना छोड़ूं, लेकिन बाई चांस अगर मेरे से भी कोई गलती हो गई तो जब आप खुद से रिवाइज करोगे ना मॉड्यूल से, तो पहली बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज, हो सकता है मेरी भी गलती पकड़ में आ जाए आपको, तो मेरे को बता देना कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया है, ये वाला टॉपिक और करा दीजिए, मैं उसको और करा दूंगा। गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करना वो गलत है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, मुझको भी ईमानदार रहना है और आपको भी ईमानदार रहना है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों का टारगेट एक ही है, स्टूडेंट का पास होना। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। आप भी मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम लोगों का टारगेट एक है, तो हम दोनों लोगों को ईमानदार रहना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, ये सब लोगों को समझ में आया होगा और ये सब लोग इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान भी रखेंगे, ठीक है? अगर ये वीडियो आपके पास में रह गई, अगर कभी भी भूल जाओ या कभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई बार होता है ना कि 15-20 दिन तक तो जोश रहता है, 15-20 दिन के बाद से वापस से ही पुराने ढर्रे पे आ गए, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो 15-20 दिन बाद फिर से आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो इतना कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखिए, जो मैंने पढ़ा है उसी से ही पेपर में आना है, जो मैंने पढ़ा है उसी से ही पेपर में आएगा। मैंने अच्छे से रिवाइज किया है, मैंने एक एक पॉइंट को समझा है, हर एक पॉइंट को लॉजिक लगा करके समझा हुआ है। इस मॉड्यूल में ऐसा एक सिंगल पेज नहीं है, एक सिंगल लाइन नहीं है जिसको मैंने इग्नोर किया हो या जिसको मैंने अवॉइड किया। सब कुछ पढ़ा है। जब सब कुछ पढ़ा है तो यार उसी से ही तो आएगा, तो डरना किस बात का? पेपर उसी से ही आना है, बुक भी वही है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं है, सारे केस लॉ पढ़े हुए हैं, सारे सेक्शंस पढ़े हुए हैं, सारे प्रोविजन पढ़े। जब सब कुछ पढ़ करके जाएंगे तो आएगा तो पेपर उसी से। रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली, पूरी टाइमिंग को लेकर के स्ट्रेटेजी भी बना ली, अच्छे तरीके से हम तैयार हो चुके हैं। अब जब तैयार हो चुके हैं तो फिर डरना किस बात का? तो डर थोड़ा बहुत तो देखो जरूरी होता है। अगर डर बिल्कुल खत्म हो गया ना तो वो भी गड़बड़ है। थोड़ा बहुत डर, एक मीठा मीठा सा डर तो होना चाहिए। वो आपके जो कॉन्फिडेंस का जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा डर वो खतरनाक होता है। बोल रहे डर के आगे जीत है। अब सर्दियों का समय होगा तो ड्यू तो पी नहीं पाओगे, तो इसी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हम सब कुछ पढ़ करके जा रहे हैं, पूरा रिवीजन करके जा रहे हैं, पूरा स्कोर करके जा रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जा रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। अब आपको डेली के टारगेट सेट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे से। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डेली 2 आवर, आपको डेली 2 आवर
एक कड़वी दवाई है लेकिन लेनी पड़ेगी। डेली 2 आवर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपने 2 आवर के लिए एक टास्क अपना रखा कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जब ये डेली के डेली टास्क आप पूरा करोगे ना, तो अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और ना यकीन हो, 3 दिन के लिए, केवल मेरी बात मानना, 3 दिन के लिए करो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक, आजकल गूगल है सबके पास में, इंटरनेट है, गूगल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लो, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करो। मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत जगह से मिल जाएगा, मटेरियल की कमी नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, 2 घंटे लिखना। और अगर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है आपके पास में, तो आपको क्या करना है, नोट्स उठाइए, बुक उठाइए और उसी को ही कॉपी करना शुरू कर दीजिए। लिखना है, बस लिखना है, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है। चाहे हम क्वेश्चंस के आंसर ड्राफ्ट करें, चाहे हम बुक में जो लिखा है उसी की थ्योरी को पढ़ पढ़ करके लिख रहे हैं। भाई पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा रिवीजन होगा, इससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं ना, आप यकीन मानो, ये सब कुछ जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं सीएस की तैयारी कर रहा था, तो ये सब कुछ मैंने अप्लाई किया हुआ। आज मैं 200% आपसे कह सकता हूं कि ये सारी की सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं, ये सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं। और मैंने इसी को ही अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने लाइफ के उस मोमेंट पे सीएस स्टार्ट किया था जब मैं लाइफ में पूरी तरीके से टूट गया था, हार गया था। तो मेरे पास खुद को मोटिवेट करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा बंदा नहीं था कि वो मेरे को मोटिवेट करे, मैं खुद को ही मोटिवेट करता था। और खुद को मोटिवेट करने के लिए पता है क्या करता था जब पेपर देने के लिए जा रहा होता था, तो रिवीजन के समय में, जैसे मेरा पेपर होता था 9 से 12, ठीक है। तो अब 9 से 12 अगर मेरा पेपर है, तो मैं क्या करता था कि 8:30 बजे बिल्कुल अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल तैयार हो गया, पेपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी। और फिर मैंने 2 गाने लगा लेता था, 2 गाने सुनता था हर पेपर के पहले। ये 2 गाने मैं जरूर सुनता था। पहला गाना चक दे इंडिया का टाइटल सॉन्ग, दूसरा गाना एक फिल्म आई थी इकबाल, उसमें था आशाएं। ये 2 गाने सुन करके ही मैं पेपर देने के लिए जाता था। और जब तक मैंने पूरी अपने सीएस की जर्नी करी ना, इन 2 गानों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप भी यही गाने सुनो। जो भी सॉन्ग, जिस चीज से आपको मोटिवेशन मिलता हो, डेली 5 मिनट के लिए ही सही, वो काम जरूर करो। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। और जब अपने लिए डेली के टारगेट सेट करोगे ना, और जब उन टारगेट को अचीव कर लोगे, तो जब शाम को जब बैठोगे, तो खुद के अंदर ये मोटिवेशन फील होगा कि यार देखो, आज हमने जितना टास्क बनाया था वो हमारा पूरा हो गया। और देखो एक बात याद रखना आप जिस प्रोफेशन में आए हो ना, उस प्रोफेशन के लिए जुनून होना बहुत जरूरी, पागलपन होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि किसी भी हालत में फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ में हम निकालेंगे ही निकालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। रैंक चाहिए तो चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए तो चाहिए, केवल पास तो हो ही जाएंगे, पास होने से नहीं। एक पागलपन, आप यकीन मानो, मेरी कजन सिस्टर की शादी थी, एग्जाम के 1 महीने पहले मैं शादी में नहीं गया। मैंने अपने घर से कहीं पर भी जाना बंद कर दिया था एग्जाम के 1 महीने पहले। कुछ नहीं, केवल और केवल पढ़ाई। गर्मियां होती थी तो बगैर एसी के, बगैर कूलर के और बगैर पंखे के पढ़ता था। ठंड होती थी तो कुर्सी और मेज पे बीच बीच में अपने हाथ जो है ना वो बर्फ पे रख लेता। फ्रिज खोली, फ्रिज से आइस निकाली, उसके ऊपर हाथ रख दिए ताकि नींद ना आए। लोग कहते थे यार ये तो पागलपन वाली है, मेरी मम्मी भी मेरे को बहुत कहती थी यार ये तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसे नहीं। एक अंदर से जुनून, एक पागलपन होना, थोड़ा सा पागलपन होना तो सबके लिए जरूरी होता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको सेल्फ मोटिवेट करेंगी, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम का कॉन्फिडेंस। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, अभी मैंने बताया एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, प्यास लगेगी, हाथ ऐसे ऐसे होंगे। आप किसी ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, 20 मिनट आंसर लिखा, उसके बाद में हाथ दर्द हो रहा है ऐसे, अब पता चला कि आपने 10 बार ऐसे ऐसे कर लिया, उंगलियां चिटका ली। तो अगर 15 सेकंड भी लगे, 15 सेकंड लगे आपको और 10 बार कर लिया, तो 150 सेकंड लग गए।
150 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2.5 मिनट आपके लग गए, मोटा मोटा 3 मिनट मान लेते हैं, पूरे 180 मिनट में 3 मिनट आपके कम हो गए। 3 मिनट कम हो गए, इसका मतलब आधा क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आपका गया। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमको, जिसका सामना एग्जामिनेशन हॉल में होगा, लेकिन हम लोग अभी से ही उसकी तैयारी करके चलेंगे। और आप यकीन मानो तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। ये भी बात मैं आपको, जो मैंने अप्लाई किया था वही मैं आपको बता रहा हूं। भगवान में मानते हो, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते होगे, एग्जाम टाइम में पूजा पाठ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट क्या प्रेयर करता है पेपर जाने से पहले, भगवान आज का पेपर आसान है, भगवान आज का पेपर आसान है, पेपर इजी है, पेपर इजी है, पेपर नहीं। जब भी आप एग्जाम से पहले प्रेयर करो, तब भगवान से आप ये मानो, भगवान इस बार का पेपर सबसे टफ देना, सबसे टफ, इतना टफ पेपर आए कि अब तक की हिस्ट्री में ऐसा पेपर ना आया हो, ऐसा टफ पेपर आए। क्यों? मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मेरे पास ये नोट्स और ये बुक, इन दोनों से मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, पेपर इसके बाहर थोड़ी ना आएगा। डर तो उसको लगता है, पेपर तो इजी वो चाहता है जिसने आधा छोड़ा हो आधा पढ़ाओ। जब हम सब कुछ पढ़ करके जा रहे हैं तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि भगवान इस बार पेपर इतना टफ आए कि बाकी सबकी हालत खराब हो जाए। अगर आईसीआई को 15% रिजल्ट देना है, 10% रिजल्ट देना है, तो उन 10% में मेरा नाम होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई भगवान से मना करके नहीं जाता कि पेपर टफ आए, लेकिन आप ये भगवान से मना करके जाओगे पेपर टफ आए। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी तैयारी है, इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है, सब कुछ तो मेरा पढ़ा हुआ है, इससे बाहर कहां से आएगा। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस हम लोगों को डेवलप करना है और इसी सोच के साथ में एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, इसी सोच के साथ में कि आज का पेपर सबसे टफ आएगा। क्लास में सब बच्चों के पसीने छूट रहे होंगे, जनवरी का समय होगा, भयंकर सर्दी पड़ रही होगी, बच्चों के पसीने छूट रहे होंगे, लेकिन मैं मजे से अपना आराम से लिख रहा हूँ। मेरी सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे और इसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। और आप यकीन मानो रजत सर तो आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, और रजत सर ने स्टार्टिंग में ही मेरे को ये चीज बताई थी, सर हम लोग स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सोचते हैं और हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स के साथ में खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल मैं और रजत सर, हम दोनों लोग आपके साथ पूरी जर्नी में साथ में हैं। कभी भी परेशान हो, कभी भी कोई दिक्कत लगे, कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी लगे, बिल्कुल आप लोग बताओ, हम लोग हमेशा आपके साथ में, हमेशा आपको बूस्ट अप करेंगे। क्लियर? तो आई होप अब थोड़ा सा डर आपका कम हुआ होगा, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, कि थोड़ा सा डर कम हुआ और जो मैंने प्लानिंग बताई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, 100% रिजल्ट पॉजिटिव होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।